हेलो, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में। मैं हूँ चेतना काला। कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे एक दोस्त का कॉल आया था और वो मुझे बताता है कि उसे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई देख लो, कहीं कुछ प्यार मोहब्बत का तो चक्कर नहीं है, उसमें भी ज़रा नींद उड़ जाती है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। उसे लगता है कि उसे शायद इंसोम्निया हो गया है, क्योंकि उसने इंटरनेट पे गूगल करके पढ़ा तो उसे ये सारी चीज़ें पता लगी। अब मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, इंसोम्निया है तो क्या तुमने किसी डॉक्टर के पास दिखाया? तो उसने कहा कि नहीं, अभी डॉक्टर के पास तो कंसल्ट नहीं करा, पर मुझे ऐसा लग रहा है। इंडिया में इस वक्त हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, हम लोग बाहरी फैक्टर्स से, इमोशनल फैक्टर्स से, इकोनॉमिक फैक्टर्स से जिस तरह इस वक्त इफ़ेक्ट होते हैं, इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर्स इंडिया के अंदर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। परेशानी ये है कि लोगों को इंसोम्निया जैसे वर्ड्स तो पता लग गए हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली कौन सा स्लीप डिसऑर्डर हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स पे एक ऑथेंटिक मेडिकली प्रूवन चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष कुमार प्रकाश, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने घंटे की स्लीप लेते हैं, कितने घंटे सोते हैं? 6 से 8 घंटा इज़ ऑप्टिमम। हम लोग जैसे मेरा डेली रूटीन है, आई यूज टू गो टू बेड एट 10 टेनिस एंड देन अवेक एट 6, सो दिस इज़ द ऑप्टिमम विच आई डिज़ायर फॉर मी। एंड व्हाट इज़ लाइक द एवरेज स्लीप जो आपके पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मतलब हफ्ते में आपके पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनका एवरेज स्लीप टाइम कितना रहता है? मोस्टली 6 to 8 hours व्हाट वी नोटिस। पेशेंट 6 हमें to 8 बोलते हैं hours। इसे अनलेस अनटिल उनको कोई प्रॉब्लम है, या आजकल जो जैसे आपने बताया इंसोम्निया, जो लेट शिफ्ट वर्कर हैं वो, दिस इज़ यू कैन से टुडेज डिस्कशन, बट मोस्टली 10-12 बहुत लोग 12 बजे बेड पे जाते हैं, देन दे स्लीप टिल 8, तो 6 to 8 hours इज़ द 6 ऑप्टिमम to 8 स्लीप। hours। अच्छा। अच्छा डॉक्टर, हम लोग जब इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो डिसऑर्डर्स तो स्लीप डिसऑर्डर्स में बहुत सब शामिल होता है, इंसोम्निया, स्लीप एपनिया। लेकिन इंडिया के अंदर कौन से ऐसे टॉप 2-3 डिसऑर्डर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं? तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्लीप क्या है। तो बिगिन विथ व्हाट इज स्लीप। तो स्लीप आप एक समझो, इट इज़ अ रैपिड रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ रिजुनवेटेड। हम इसमें अपने बॉडी को रीस्टोर करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग यू कैन से हमारा सराउंडिंग से टच टूटा हुआ रहता है, हमारी मस्कुलर एक्टिविटी, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म साइलेंट रहते हैं। तो इट इज़ बेसिकली द रिस्टोरेशन प्रोसीड्यूर। हमारी बॉडी रिस्टोर करती है, रिजुनवेट करती है। इस एस्पेक्ट में स्लीप जो है, बहुत सारे डिजॉर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम कॉमन सेंस ही लगाएं, या तो बंदा कम सो रहा है या बंदा ज़्यादा सो रहा है। कम सोना इज इंसोम्निया, ज़्यादा सोना इज हाइपर सोमनोलेंस। कभी वो सोना चाह रहा है लेकिन सो नहीं पा रहा है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कभी उसको ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है, सेंट्रल स्लीप एपनिया, सोने के लिए। कभी ऐसा होता है सोते वक्त उसकी एबनॉर्मलिटी है, पारासोमनियास। तो हमारे जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिजॉर्डर्स हैं उसमें ब्रॉडली जो क्लासीफाई किया गया है स्लीप डिजॉर्डर को, तो फर्स्ट वन इज इंसोम्निया, सोना चाहता है सो नहीं पा रहा है। सेकंड इज स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिजॉर्डर, जिसमें उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो मैं कॉमनेस्ट थिंग आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं, बट कॉमन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिजॉर्डर होती है। उसमें एक सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। उसके बाद आती है हाइपर सोमनोलेंस, बहुत ज़्यादा सो रहा है। उसके बाद आता है पारासोमनिया, सोते वक्त उसकी मूवमेंट अब नॉर्मल है, या स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिजॉर्डर है। ये एक पार्ट हुआ। कुछ क्लासीफाई नहीं होते हैं तो उनको एबनॉर्मल स्लीप डिजॉर्डर, नॉन क्लासीफाइबल भी बोलते हैं। तो ओवरऑल 6 से 7 ब्रॉड कैटेगरीज है फॉर दिस स्लीप डिजॉर्डर्स। अच्छा, इसमें हमारे आपको सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं मैक्सिमम, वो किसके देखने के लिए मोस्टली मिलते जो हैं? हमारे प्रैक्टिस में दिखते हैं बहुत ज़्यादा इंसोम्निया होते हैं, जैसे आपका दोस्त बता रहा है नींद नहीं आ रही है। एक दूसरा जो हम लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, वो सर्काडियन स्लीप वेक डिस्टर्बेंस स्लीप ये क्या डिजॉर्डर। होता है? इसमें क्या होता है, जैसे आप सोने जाते हो, जैसे हम एक शिफ्ट वर्कर है,
वो बेचारा 7 से 8 घंटे सोने, हमारी बॉडी चाहती है कि हम 7 से 8 घंटे सोएं, वो उसकी नाइट शिफ्ट है, पूरी रात जागता है। और कभी भी आप समझो स्लीप की क्वालिटी, दिन वाली स्लीप की क्वालिटी रात की स्लीप क्वालिटी से मैच नहीं कर सकती है। उसमें आप अपने बॉडी के नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट, तो सर्काडियन रिदम होता है हमारे बॉडी का, जिसमें हमें बॉडी बताती है कि बेसिकली स्लीप में होता है कि हमारे दिन भर के जो मेटाबोलाइट हैं उसमें एक एडेनोसिन नाम का एक केमिकल होता है, वो जमा होता जाता है, बढ़ता जाता है। देन वो हमारे मेलाटोनिन को, हमारे पिनियल ग्लैंड को बोलता है कि नाउ ये एडेनोसिन ज़्यादा हो गया, स्लीप के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उसमें बोलता है कि अब सोना चाहिए। तो ये एक रिदम है जो बॉडी डेली फॉलो करती है। अच्छा, आपने जैसे अभी जो आप बता रहे थे उसमें आपने बोला कि हमारी रात की और जो दिन की जो स्लीप है उसमें फ़र्क है, और सुबह का नींद की मतलब वो भरपाई नहीं कर सकता है अगर आप एकदम, सुबह सो जाए। तो इसमें क्या एग्जैक्टली फ़र्क आता है? एक्चुअली हमारी बॉडी में हम, अगर आप स्लीप की बेसिकली न्यूरोबायोलॉजी समझोगी तो स्लीप में क्या होता है कि हम जो दिन भर जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, मस्कुलर एक्टिविटी है, जो हमारे एटीपी जनरेट होते हैं बॉडी से, तो एटीपी के बाद एडिनोसिन बनता है, ये क्या होता है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। तो ये स्लीप के पल्स को, हमारे ब्रेन में स्लीप के पल्स को एक्टिवेट करता है कि नाउ हमें अब सोना चाहिए। अच्छा। तो स्लीप के लिए बेसिकली अगर समझोगी तो 2 तरह के केमिकल्स बॉडी में फाइट करते हैं, एक अवेक रखता है, एक स्लीप करता है। तो जो अवेक वाले हैं उसमें सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, ये इसका काम जगा के रखना है। इसी तरह गाबा है और गैलामीन है, ये 2 केमिकल है जिनका काम सुलाना है। इसके बीच में बहुत सारे केमिकल, जैसे हम लोग केमिकल लोचा होता है, तो बहुत सारे केमिकल होते हैं जो बैलेंस और डिसबैलेंस होते हैं। अब इस केमिकल की तो अपनी एक रिदम है, दिन में आप काम करोगे तो दिन में एडिनोसिन बनेगा, रात तक एक्यूमुलेट होगा, तो वो स्लीप साइकिल को बोलेगा कि नाउ यू हैव टू स्लीप। तो हम लोग कभी भी उस जो नेचुरल जो डे नाइट स्लीप बना है, एक सर्काडियन रिदम के लिए मेलाटोनिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो वो मेलाटोनिन हमारा एक पल्सेटाइल वे में सीक्रेट करता है कि नाउ अब आपकी स्लीप का टाइम हो गया। अब आप सोचो, आपने जो 24 घंटे की साइकिल है उसको आपने डिस्टर्ब किया, 24 घंटे की साइकिल थी उसको डिस्टर्ब किया। आपसे मैं बोलूँ कि हाँ ABCD Z, आप A to Z जब रीड करते हो तो किसी को बोला C से पढ़ाई करो, किसी को बोला Z से पढ़ाई करो, वो उसकी लर्निंग हैबिट गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह स्लीप है, बेचारा ब्रेन गड़बड़ हो जाएगा कि यार किसी दिन मुझे बोलता है 12 बजे सो, किसी दिन बोलता है 2 बजे सो। तो दिस इज सर्काडियन रिदम, स्लीप वेक डिस्टर्बेंस। जो यंग में जो नाइट शिफ्ट वर्कर हैं, जो कॉल सेंटर पे काम करते हैं, वो पूरी रात जागते हैं, तो आइडियली 4 दिन 5 दिन चलता है, लेकिन अगर पूरे महीने इस तरह की शिफ्ट वर्क करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाता है लॉन्ग टर्म। फिर आपको ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी दोपहर की शिफ्ट है या मेरी नाइट शिफ्ट है और मैं सुबह के वक्त सोना मतलब शिफ्ट के कारण मैं सुबह के वक्त सोती हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि मेरी बॉडी वो टाइम पिक कर लेती है और फिर जो मेरे हार्मोन्स है वो उस तरह वर्क करें? डेफिनेटली। तो वो अगर आपने उसको परमानेंट बता दिया, जैसे हम आप एग्जांपल के, जो अमेरिका में सोता है वो हमारे से उल्टा सो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उससे एकस्टम्ड है। मैंने क्या बोला, लाइफ में कोई भी ट्रांजिशन फेज मुश्किल होता है। अमेरिका से जब यहाँ आता है लोग, यहाँ से वहाँ जाता है, तो क्या होता है जेट लैग। वो क्या है, आपकी स्लीप साइकिल के डिस्टर्बेंस को आपने गड़बड़ कर दिया। अगर कोई पूरी ज़िंदगी, जिसकी पूरी ज़िंदगी बीत गई दिन में सीने में रात में जागने, दैट इज़ ओके, बट आपने शिफ्ट वर्कर में क्या क्या 6 दिन 7 दिन ये डोज किया, उसके बाद फिर अगला शिफ्ट है, तो उस केस में क्या है कि आपको ये समझना है कि 3 दिन 4 दिन तक या 1 सप्ताह तक चलता है कि मैं इस रिदम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी नींद मुझे नहीं आ रही। मेरा ब्रेन जो है इस बात के लिए एकस्टम नहीं है कि मुझे 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक सोना है। करेक्ट। तो उस केस में हमारी बॉडी अगेंस्ट नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस काम करती है, तो वो पूरा फुल फ्लेश। अब मैं बोलूँगा इसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं अच्छी हो सकती, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं हो सकती है। तो वैसे तो आपने जैसे हमें हार्मोन्स के बारे में और स्लीप साइकिल के बारे में समझाया, और क्या क्या रीजंस होते हैं अगर हम सोशल फैक्टर्स, जैसे आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इन जनरल क्या कंप्लेन करते हैं कि उनको किस कारण से नींद नहीं आ रही है या वो सो नहीं पा रहे हैं? मोस्टली जो मैंने जैसे बताया, हम लोग 2 ब्रॉडली डिजीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं आज। एक इंसोम्निया है, दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। इंसोम्निया में मोस्टली जो मैंने देखा है आज की डेट में, एडिक्शन, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमारे स्लीप साइकिल को, कैफीन, एक्सेस कैफीन, मैंने जैसे बताया ये जो केमिकल लोचा है, जो केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी रिलीज़ करती है, अगर आप एक्सेसिव कैफीन ले रहे हो तो फिर वो हमारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और डोपामिन को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, तो वो डिसबैलेंस कर रहा है हमारे अगेंस्ट द स्लीप, तो हमें फिर नींद आने में प्रॉब्लम होती है। अपना जैसे मैंने बताया शिफ्ट वर्कर है तो नींद की प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी हमें नींद नहीं आने के लिए होता है। तो इंसोम्निया के जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स अगर हम लोग समझेंगे, स्ट्रेस हो गया,
अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसिव कैफीन, अनहेल्दी स्लीप हाइजीन भी ये सारे फैक्टर्स हैं। आप रात में बैठे हुए मोबाइल लेके, घंटों लेके, लैपटॉप पे बैठे हुए, तो ब्रेन को तो स्टिमुलस जा ही नहीं रहा है कि अब सो, है ना। तो वो सारी अनहाइजेनिक स्लीप, जिसको हम लोग स्लीप हाइजीन एक डिफाइन करते हैं, ये हम करके अपने आप को इंसोम्निया की ओर ले जा रहे हैं। आज मैं नहीं देखता कोई बिना मोबाइल लिए सोता है, चाहे मेरा बेटा हो या आप हो, मैं आप गारंटी लेता हूँ 4 जने में सब मोबाइल लेके ही सोते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने स्लीप साइकिल को प्रोलॉन्ग कर दिया। जहाँ पे हमारा एडिनोसिन अब स्टिमुलस दे रहा था कि नाउ यू हैव टू स्लीप, जो बायोलॉजी में आती है, VPLO एक करके ब्रेन में साइट होती है, ऑरेक्सिन को बोलता है कि नाउ जो एक्टिव केमिकल्स थे उनको अब शांत करो और जो सोने वाले केमिकल्स उनको राइज करो। तो आप उसको तो आप कैफीन ले लेते हो सोने से पहले, चाय पी रहे हो, कैफीन, तो ये दीज आर ऑल क्रिएटिंग नॉनसेंस और ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं जा रहा है कि अब बॉडी के सोने का वक्त हो गया है। तो अब ये इंसोम्निया की ओर लीड करता है, वो घंटों बैठा हुआ है। दूसरा एंजाइटी, कभी भी जैसे अगर आपको इंसोम्निया हो रहा, अब आप इस एंजाइटी में 12 बजे बाद तक से मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, उससे अच्छा कुछ काम करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, फिर धीरे धीरे और नींद आ जाएगी। आप उस एंजाइटी में और अपना विशेष साइकिल बढ़ा रहे हो कि मुझे तो नींद ही नहीं आई, 12 बज गए, नींद नहीं आ रही, 1 बज गए, तो आप अपने नॉर्मल कुछ पढ़ाई में लग गए, कुछ ऐसा करने लगा, धीरे धीरे नींद आ जाएगी। आप उस एंजाइटी में और इंसोम्निया प्रोलॉन्ग करते हो। तो हमने जैसे इंसोम्निया पे डिस्कशन किया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वो कहता है कि मैं दिन में, आपके सामने भी आपका कोई कलीग है जो ड्राउजी है, स्लिपी है, आप उसको ये कहते हो तुम तो रात में सोए नहीं, रात पर मोबाइल देखते हो, या जो भी आपने उस पर ब्लेम लगा दिया कि यार तुम सोते नहीं, बट बेसिकली बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी और एनी एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस इन द फेस और स्नोरिंग, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, वो बेसिकली खर्राटे वाली बीमारी भी हम लोग बोलते हैं। हमारे इसके लिए हमें हिस्ट्री टेकिंग में सिखाया जाता है कि आप अपने बेड पार्टनर से पूछो कि आप स्नोर करते हो कि नहीं, क्योंकि जो बंदा स्नोर करता है वो मोस्टली नहीं बताता, नहीं सर मैं तो थोड़ा बहुत स्नोर करता हूँ, बट उसका बेड पार्टनर बताता है कि मैं बहुत स्नोर करते हैं, ये तो इतना खर्राटे लेते हैं कि बगल वाले कमरे तक जाता है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है जो वो बोलता है, उसका खुद पेशेंट बताता है कि मुझे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस रहता है, कि सर मैं तो बैठे बैठे मीटिंग में सो जाता हूँ, मैं सर मुझे बैठते मेरे यार दोस्त क्विक एल्बो करते हैं कि जाग मीटिंग में, तो वो सोना चाह रहा है लेकिन वो सो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं सो पा रहा, ये हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज जब ओबेसिटी आती है, नॉर्मली हमारी कुदरत ने ना हमारे बॉडी में स्लीप पैरालिसिस का एक मैकेनिज्म बनाया। हम तुम जब सोते हैं तो रेम, एक स्लिप में एक रेम का स्टेज आता है, उसी तरह N1, N2, N3 और रेम स्लिप होता है। रेम स्लिप आने का मतलब वो पूरी स्लीप साइकिल हुई। ये स्लीप साइकिल का पूरा होना बहुत ज़रूरी। एक स्लीप साइकिल करीब 90 to 120 मिनट्स का होता है। तो जब हम रेम में आते हैं तो हम लोग ना सपने देखते हैं तो हम सपने में एक्ट करेंगे। तो सोचो कुदरत ने क्या किया, भगवान ने क्या किया। रेम के वक्त स्लीप पैरालिसिस नाम की, जब तुम सपने देखते हो, सपने में दौड़ रहे हो लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज है, तुम दौड़ नहीं रही हो। उस वक्त क्या हो रहा है, बॉडी, आप मेंटली दौड़ रहे हो लेकिन आपकी बॉडी पैरालाइज। दिस इज व्हाट द स्लीप पैरालिसिस इज। आई मूवमेंट होती है। अब आपने इस रेम डिजॉर्डर, इसमें भी बहुत सारे डिजॉर्डर होते हैं, रेम रिलेटेड डिजॉर्डर। जैसे तुम्हें अगर याद होगा, एक नीलकमल मूवी आई थी जिसमें नींद में चलती थी, स्लीप वॉकिंग होती है, तो ये सारे रेम रिलेटेड जो पैरालिसिस थी वो डिजॉर्डर थे। तो भगवान ने हमें रेम में बोला कि तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट भी सबसे कम होनी चाहिए, डिक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी एंड डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। लेकिन इसमें अपना ब्रेन काम करता है, इसमें अपना हार्ट काम करता है और सांस लेना काम करता है। तो क्या होता है कि हमारे जो अपर एयरवेज हैं, सांस का रास्ता तो नाक और मुंह के थ्रू ही है, तो ये जो हमारे गले के मसल्स हैं ये भी थोड़े रिलैक्स होना चाहते हैं नींद में, लेकिन ये पूरा रिलैक्स नहीं हो सकते। इन्हें तो जॉब दिया गया कि तुम्हें सांस लेना है। तो क्या होता है, ये नैरोइंग शुरू हो जाती है इनकी। ओबेसिटी हो गई, थोड़े से नैरो हुए तो इतना काम चलता है ना। ये जो अपर एयरवेज के पेटेंसी है, अभी थोड़ा नैरो हुआ जो हमारा तुम्हारा सबका होता है स्लिप, उसके बाद थोड़ा और नैरो हुआ। नाउ ये टर्बुलेंस क्रिएट हो गया, जो आवाज़ आ रही थी टर्बुलेंस, जैसा फिजिक्स का लॉ है, ये टर्बुलेंस स्नोरिंग कराता है। अब इसको आप देखोगे, अब ये धीरे धीरे और बंदा डीप स्लीप में जा रहा है, ये और टर्बुलेंस हो रही है, अब इसके बाद ये बंद हो जाता है। दिस इज चोकिंग। अब ये जब चोक कर गया ना, तो ब्रेन से स्टिमुलस आता है, सांस नहीं आ रही है, वो जागता है, फिर ये ओपन हो गई। तो दिस अवेकनिंग, रिपीटेड स्लीपिंग एंड अवेकनिंग इज कॉल्ड स्लीप फ्रेगमेंटेशन, कि आप सोना तो चाह रहे हो लेकिन आपकी सांस की नली चोक कर रही है उस वक्त। अब ये सांस की नली जब चोक कर रही है तो ब्रेन आवाज नहीं सोना। तो अब सोचो वो बंदा बेचारा, आप तो इल्ज़ाम लगाते हो रात भर खराटे मारते रहते हैं जी, वाइफ आती है कि तो रात भर खराटे मार के सोते हैं, और वो बेचारा सो ही नहीं रहा है बिकॉज उसकी क्वालिटी नहीं, वो रेम अचीव नहीं कर रहा, वो डीप स्लीप में नहीं जा रहा है।
स्लीप का पूरा साइकिल ही नहीं हो रहा है। उस जब हम लोग उसकी स्लीप स्टडी कराते हैं, पॉलीसोमनोग्राफी, तो देखते हैं कि वो तो उसका रेम अचीव ही नहीं हुआ वो बंदा। तो तुम सोचो, जो जैसे मैंने बताया कि इंसान की ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में था, वो सो ही नहीं रहा है। It's like the entire body is functioning somewhere in हाँ, in और वो सो ही different नहीं ways. पा रहा, Yeah. उसकी यहाँ खरा चोक कर जा रही है। अब ये बार बार जो फ्रेगमेंटेशन होती है ना, स्लीप फ्रेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर सारा शूट करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ रिपीटेड सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक अल्टरेशन। जब आप सोना चाह रहे हो तो पारासिम्पैथेटिक जागा दिया, सिंपैथेटिक, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इसके हार्म होते हैं। बीपी कंट्रोल नहीं होगा पेशेंट का, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा, और वो पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आने लगेंगे। शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो हमने देखा कि नहीं सोया, सोते सोते गाड़ी चलाते चलाते धक्का मार दिया, या मीटिंग में सो रहा है, दीज आर शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बोलेगा कि मैं तो 3 बीपी की दवाइयाँ खा रही हूँ जी, मेरा तो बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा तो शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये थी कि वो सोना चाह रहा है और वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से सो नहीं पा रहा है। तो दिस इज व्हाट द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज। ये इंसोम्निया से बिल्कुल अलग है। अच्छा, इन जनरल लोग जैसे बताते हैं कि उनको नींद पूरी ना होने पे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, आंखें भारी रहती है, लेकिन इसके अलावा वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे पहुँचकर हमें अब ऐसा होना चाहिए कि अब हमें कंसर्न्ड हो जाना चाहिए कि भाई अब डॉक्टर के पास जाना है और डायग्नोसिस करवाना है प्रॉपर्ली, क्योंकि इसके बाद ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है? वो कौन से सिम्टम्स हैं? देखो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, नींद हमारे लिए एक इंसान की ज़िंदगी का करीब 1/3 हिस्सा सोने में बीतता है। 24 घंटे में 8 घंटे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। बच्चा देखो पैदा लेता है तो 22 घंटे सोता है, उससे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। मैंने क्या बताया, नींद से रीस्टोरेशन होती है, हमारा बॉडी रिजनरेट करता है, यंग होता है दोबारा। तो आपने जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप चार्ज नहीं करोगे तो कहाँ काम करेगा? आपने अपनी चार्जिंग कैपेबिलिटी कम कर दी। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह का इंसोम्निया या स्लीप डिसऑर्डर आपको हर हमेशा ये कहता है कि आप एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर से मिले। अब कुछ होती है इंसोम्निया को हम लोग 2 ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, वन इज़ क्रॉनिक इंसोम्निया, वन इज़ शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। अब जैसे आप भी शादी में गए, किसी दिन ऐसा थोड़ी हो शादी वादी में हम लोग 12-1 बजे तक पार्टी फंक्शन में रह गए, तो 1-2 दिन के लिए अगर आप लेट सो रहे हो तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। इसलिए जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है, क्रॉनिक इंसोम्निया के डेफिनेशन में 3 मंथ्स यूज़ किया गया है, 3 मंथ्स एंड मोर देन 3 डेज पर वीक। अगर आपको एक दिन में, एक सप्ते में 3 दिन तक ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही और ऐसा 3 महीने तक हो रहा है, देन इट इज़ क्रॉनिक इंसोम्निया। यू हैव टू मीट ए डॉक्टर। 1 दिन 2 दिन हम लोग भी, मेरी भी किसी दिन इमरजेंसी आ गई, 12 बजे रात में मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, तो 1 दिन से हमारा पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होता है। बट ओवरऑल आपको रिचार्ज करने के लिए, आपकी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है, ये सीरियस इतना हो जाता है कि अगर आप रात में नहीं सोते सोते मीटिंग में सोना, में बैठे हुए हैं 4, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 बंदे 4 बंदे, दूसरा सोया है बिकॉज रात में नींद नहीं आई, दिस इज़ नॉट गुड। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दोनों होता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में हमने ये भी देखा, रात में नहीं सोया, गाड़ी चलाते चलाते धक्का मार दिया, दिस वी हैव सीन कि वो रात में सोना चाह रहा। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट विल डिस्कस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऐसा आपके पास वैसे कभी कोई केस आया है? हमने बोला गाड़ी चलाते चलाते, कोई ऐसी स्टोरी स्पेसिफिक? डेफिनेटली हमारे पास मतलब 2-3 ऐसे पेशेंट आए जो अब वो उन्होंने गाड़ी चलाना अवॉइड कर दिया। इवन मेरा एक कज़न ब्रदर, ये मैं उसके साथ एक हरिद्वार ट्रिप पे जा रहा था, आई कुडंट नोटिस दैट इसको वैसे, बट ये था कि दोनों फैक्टर थे। वो रात में ड्राइव कर रहा था, एट दैट टाइम ही माइट बी स्लीपी, बट वो गाड़ी चला, उसको नींद आ गई। तो आप सोचो कि जिसको रात में नींद पूरी नहीं हुई, अगर वो दिन में गाड़ी चला रहा है तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एंड दिस इज द, यू कैन से ग्रेडेड और यू कैन से मोस्ट ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ इंसोम्निया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आप रात में नहीं सोते हो तो आपको ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके इलाज की हम लोग क्योंकि डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, लोगों के मन में एक थोड़ा स्केप्टिसिज्म भी होता है कि नींद की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए या नशा कर देती है, तो ये ऐसा स्केप्टिसिज्म क्यों और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? कभी भी मेरी भी डॉक्टरी सलाह यही है कि आपको नींद की दवाई नहीं लेनी चाहिए, है ना। नींद की दवाई तभी लेनी चाहिए जब आपको लगता है कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया है, अच्छा। है ना। मतलब मैं 3 महीने से नहीं सोया हूँ या 3 सप्ताह, 1 वीक में नहीं। अगर आपको शॉर्ट टर्म इंसोम्निया है तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों से, जैसे मान लो जेट लैग की वजह से नींद नहीं आ रहा है या स्लिप शिफ्ट वर्क की वजह से नींद नहीं आ रहा है, तो अपनी आप इन चीज़ आदतों को सुधारोगे तो
ठीक हो जाएगी। स्लीप हाइजीन करके एक प्रॉपर डिफाइंड पैरामीटर है जिसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमें नींद आएगी, रेदर देन टेकिंग एनी मेडिसिन। तो किसी भी सूरत में अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने तक नहीं सोता तो स्लीप मेडिसिन इज यू कैन से बून फॉर देम। अगर कोई महीनों से नहीं सोता है तो उसके लिए स्लीप मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड एज मैक्सिमम एज यू कैन। बट सोने से रात में मैं नहीं सोया, दिन में गाड़ी चलाते चलाते धक्का लग जाए, देन द ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक स्लीपिंग पिल्स, बट इट शुड बी अवॉइडेड एज मैक्सिमम एज यू कैन एंड टेकन ओनली आफ्टर डॉक्टर्स कंसल्टेशन। विदाउट पहले आपकी डायग्नोसिस नहीं। आप, मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग 2 पे डिस्कस करें, इंसोम्निया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब तुम सोचो किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो स्लीपिंग पिल ले रहा है, दैट इज मोस्ट डेंजरस, क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की पैथोलॉजी अलग है। वो बंदा सोना चाह रहा है, रात में भी सोना चाह रहा है, उसके अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं सो रहा। आप स्लीपिंग पिल उल्टा दो रहे हो तो रात में भी उसकी ड्राउजीनेस रहेगी, दिन भर भी वो ड्राउजी रहेगा, क्योंकि वो सोना तो चाह ही रहा है, उसको बॉडी उसकी कुछ पैथोलॉजी की वजह से सोने नहीं दे रही। इंसोम्निया में आप स्लीपिंग पिल्स एडवाइस कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में नहीं। ठीक है। डॉक्टर, एक मेरा सवाल ये भी था कि क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी कोई पर्टिकुलर स्लीप डिसऑर्डर जो है उसका प्रिवेलेंस ज़्यादा देखने के लिए या कम देखने, मतलब क्या एज फैक्टर भी इसमें वर्क करता है? देखो, मोस्ट ऑफ द डिजीज में विथ इंक्रीजिंग एज इज एडवर्स फैक्टर। जैसे हम अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करते हैं तो उसमें एक स्टॉप बैंक क्वेश्चनर होता है, तो उसमें G फॉर जेंडर है और A फॉर एज है। एज मोर देन 55 ईयर देन इट इज ए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इटसेल्फ। तो मोस्ट ऑफ द इंसोम्निया भी देखोगे तो क्रॉनिक इंसोम्निया एल्डरली में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, शिफ्ट वर्कर है, कॉर्पोरेट वर्कर है, IT प्रोफेशनल है, वो रात में कॉल सेंटर पे काम करते, नाउ दे आर लैंडिंग अप मोर विथ इंसोम्निया। यंगर एज भी अब आ रहा है। सेकेंड, अगर वो क्रॉनिक इंसोम्निया का पेशेंट है या शिफ्ट वर्कर है, उसकी सर्काडियन रिदम की प्रॉब्लम है, तो ये भी यंगर एज में हम लोग को स्लीप वेक डिसऑर्डर्स के रूप में मैनिफेस्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से रूटीन डिस्टर्बेंस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डरली आर मोर प्रोन यू कैन से। तो इंसोम्निया में क्या, उसमें हमने जैसे बताया कि हम लोग उसका जो मेन कॉज है या तो स्ट्रेस है, या तो शिफ्ट वर्क है, या तो रात में मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो इन सब को हम लोग को करेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम ये करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं, घर में भी आप देखोगे, आपका छोटा भाई है 2 बजे रात तक पढ़ता है। हम लोग भी जब मेडिकल की तैयारी करते थे, जब एग्ज़ाम आता था तो हम भी 3-4 बजे तक जगते थे उस वक्त। तो वो 3-4 बजे तक 2-4 दिन के लिए एग्ज़ाम के टाइम में जग जाओ, अच्छा है, लेकिन इसको आपको लाइफस्टाइल नहीं बनाना चाहिए। ये जो मतलब हमें रात से में सोने से पहले जो एकदम हमें 1 घंटा स्टेप्स पहले एकदम लेने कॉफ़ी ले चाहिए। लेना चाहिए, 1 घंटा पहले कोई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मोबाइल आधा घंटा कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे रेगुलर उसमें इतना कंज्यूम, ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी, जितना सोचो भी कैफीन सीधे हमारा वो सेरोटोनिन और डोपामिन पे जाता है, जो मैंने बोला स्लीप अवेक करेगा। अच्छा, ये जैसे हम लोग जगने के लिए तो कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, सोने के लिए क्या ले सकते हैं? सोने, मैंने क्या बोला, सोने ऐसी स्लीपिंग पिल्स नहीं, एनीथिंग, एनी फूड प्रोडक्ट जो कि थोड़ा सूद करे आपकी बॉडी को, काम करे आपकी बॉडी को। मोस्टली जो मेलाटोनिन कंटेनिंग होते हैं, बहुत ऐसा कुछ डिफाइंड फूड नहीं है कि हम ये खाना खाएंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडेंस ऑफ दिस, जो गलत आदतें हमने पाला था वो अवॉइड करना, उनको अवॉइड रदर करें। टेकिंग देन एनीथिंग बेटर इज टू अवॉइड द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। सो जो हमारा एक्चुअली गाबा होता है, जो ब्यूटारिक एसिड होता है, गामा ब्यूटारिक एसिड एक केमिकल होता है, वो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। तो वो कंटेनिंग अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जो अगर हम लोग लेते हैं, जो जैसे बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह, बारबिचुरेट, सब ये ओपिएट्स, ये कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इनसे नींद आती है। नॉर्मल मतलब फूड प्रोडक्ट में हमें किसी में ऐसा नहीं, मतलब कि लेस लाइकली है कि स्पेसिफाई हो कि इस फूड को खा के हमें अच्छा नींद आए। बट ये कि इंटरनेट पे ऐसा बहुत चलता रहता है कि आप ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। माई सजेशन वुड बी बेटर टू अवॉइड दोज थिंग, वो जो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस करती रहता है। देखिए, हाँ, अच्छा आप बात लो स्लीप से, गर्म पानी से हल्का अगर बात लोगे तो वो भी बॉडी मसल रिलैक्स होती है। आप अगर थोड़ा देर 10-15 मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हो, बेड पे गए और हल्का आँख बंद करके सारा स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करो, अच्छी नींद आती है। ये सारा चीज़ जैसे मैंने बोला, मोबाइल, लैपटॉप, सब टीवी वगैरह सब बंद कर दो 10-15 मिनट पहले, लाइट ऑफ करना है, बेड लाइट अगर आप चला के, तो दीज आर पार्ट ऑफ स्लीप हाइजीन। और डॉक्टर, एक मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जानना चाहती थी सवाल, मैं बहुत सारी जगहों पे पढ़ती हूँ, एक टाइम था जब कहते थे कि कम से कम 9 घंटे की नींद लो, फिर वो कम हो गया 8 घंटे की लो, अब बोलते हैं कम से कम 6-7 की तो ले ही लो यार। तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी को कितने घंटे की नींद, जो एक हेल्दी अच्छी नींद है, वो कितने घंटे की होती है, और एक वो टाइमिंग जिसमें मतलब कि कम से कम इतनी तो लेनी है? देखो, ये पूरा डिपेंड करता है
अच्छा। कि आप कैसे हो। जो मैंने क्या बताया, एक बच्चा जब पैदा लेता है तो वो 22 घंटे सोता है, और एक एल्डरली हमारे घर में देखोगे दादाजी नाना जी, वो 6 घंटे सुबह 4 बजे से जागे हुए। करेक्ट। तो धीरे धीरे हमारी ये स्लीप की पीरियड कम होती है, बट ऑन एन एवरेज 22 घंटे से लेकर एल्डरली 4-5 घंटे तक भी सोते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी थोड़ी लेस रहती है। बट ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स इज द ऑप्टिमम। बट ऐसा जैसे मैं बताऊं कि कोई डिफाइन नहीं है स्लीप का, ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि अगर कोई 6 घंटे से कम सो रहा है तो वो लाइट स्लीपर है, कोई 10 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो हाई स्लीपर। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में पल्स रेट का डेफिनेशन है कि अगर वो 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, 100 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया हो गया। वैसा स्लीप पे कोई हाइपर सोमनोलेंस और इंसोम्निया का डेफिनेशन नहीं कि कोई 2 घंटे सो रहा है तो इंसोम्निया हो गया या लो स्लीप है। बट इसमें मैं इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी। आप बिस्तर पे अगर 12 घंटे पड़े हुए हो और वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, खर्राटे ले रहा है, उसकी डीप स्लीप नहीं आ रही है, तो इट इज़ वर्थलेस। तो इसमें क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी तो डेफिनेटली मायने रखती है। बट आप 6 घंटे गए और उसमें भी आपकी डीप स्लीप नहीं है तो फिर आप दिन भर ड्रॉजी रहोगे। दैट रेम अचीवमेंट वो होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डीप स्लीप पे नहीं गए, एक छोटा सा कॉमन सेंस मैं तुम्हें लगाऊं तो सपना आना, हम सोचते हैं ना दिन का सपना अच्छा होता है, तो सपना हम रेम में देखते हैं। तो ना रेम जो हम लोग पुराने ज़माने में अभी भी बोलते हैं दिन सुबह का सपना सच होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। लेकिन जब आप सुबह सपने तक आ जाते हो ना तो आपकी नींद पूरी हो। ओह, दैट्स व्हाई। तो ये कॉमन सेंस है। सपना आने का मतलब आपने पूरी अच्छी नींद ली है, पूरा आपका टेन्योर पूरा हुआ 6-8 घंटे का। और देखोगे एक चीज़ और है कि जब वो सपना ज़्यादा आने लगे ना, जब आप ज़्यादा सोते हो तो बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। कम सो रहे हो, मतलब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है जिसको गहरी नींद नहीं आ रही, तो वो गौर करेगा कि मुझे तो सालों से सपने नहीं आए, या बुरे सपने, जो भी अच्छे सपने जो रेम में आते हैं वो उसको आए नहीं, क्योंकि वो रेम तक गया ही नहीं। और हम ये जब स्लीप स्टडी करते हैं ना तो हमें ग्राफ दिखता है N1 N2 N3, रेम आ ही नहीं रहा उसको। जैसे हम एक मशीन लगाते हैं पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो मेनली ट्रीटमेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का, तो हम देखते हैं कि वो अचीव कर लिया। ये N1 N2 N3 क्या है? ये स्लीप का स्टेजेस है। अच्छा। जैसे स्लीप क्या है, मैंने क्या बोला, हमारे ब्रेन को काम करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से दूर करके बोलते हैं कि आराम से आप विश्राम करो, अपने आप को रिस्टोर करो, अच्छा। तो उसमें हमारी ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाती है। तो उसमें अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, ऐसे करके वेव्स आती है जिसकी, हाँ, तो लेवल्स आती है। तो जैसे जैसे आप डीप स्लीप में जाते हो उसकी वेव जो है छोटी होती जाती है। तो उसकी अब एक अपनी उसके आधार पे स्टेजिंग की गई कि आप अच्छे, वही रेम में आता है तो आई मूवमेंट वगैरह भी शुरू हो जाती है। बट दिस इज, यू कैन से, ओवरऑल क्लासिफिकेशन कि आप कैसे नींद में पहुंचते हो डीप स्लीप में, है ना। और एक बीमारी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है जो मैं डिस्कस, उसमें क्या होता है, कोई पेशेंट सीधे स्टार्ट ऑफ स्लीप से सडन रेम में आ जाता है। ओके। और रेम में मैंने तुमसे बात की कि स्लीप पैल्सी होती है, स्लीप पैरालिसिस होता है। करेक्ट। तो वो खाना खाते खाते सो गया। तो जो ऑनसेट है स्लीप ऑनसेट रैपिड आई मूवमेंट, इसको बोलते हैं, नार्कोलेप्सी करके डिजीज होती है। हाँ। वो बहुत ही खतरनाक, स्लीप अटैक भी बोलते हैं उसको कभी कभी। उसमें क्या पेशेंट N1 N2 N3 स्टेज नहीं आता, सीधे रेम पे आ जाता है। ओके। और वो रेम नॉर्मली मैंने जैसे बताया एक साइकिल 90 to 120 सेकंड्स का होता है, वो 8-10 मिनट में सीधे रेम पे आ जाएगा वो। तो वो सीधे खाते खाते पैरालिसिस, जैसे मैंने वाला स्लीप वो सीधे गिर जाएगा खाना खाते। ये जो मतलब जैसे अखबार या किताब पढ़ते पढ़ते एकदम से जो नींद आ जाती है, ये क्या? ये वो रेम में नहीं जा रही, वो इस तरह का। बट उसमें हम एक मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट करके देखते हैं, तो वो MSLT बोलते हैं, दिन में उसके बार बार स्लीप स्टडी करते हैं। वो एक इंटरेस्टिंग डिजीज है बट रेयर है, ऐसा नहीं कि उसको, जैसे मैंने बताया, रेयर थिंग्स आर रेयरली करेक्ट। तो अगर दिन में अखबार पढ़ते पढ़ते कोई सो रहा है तो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में समझूंगा रेदर देन थिंकिंग ऑफ नार्कोलेप्सी। दैट इज इंटरेस्टिंग डिजीज बट रेयर। सो अगर मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा दिन में सपने आते हैं तो वो इसलिए बोला जाता है कि सच हो जाएंगे क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी इसके कारण। दैट्स द रैशनल पॉइंट ऑफ अच्छा नींद किया तो आपको सपने आए। सो डॉक्टर, आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो आप जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ऐड करना चाहते हैं? मैं मतलब कि मुझे यही लगता है कि एक, जैसे मैंने बताया, नींद हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी नींद आनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी बहाने से कभी भी, या तो आप शिफ्ट वर्कर हो, या इंसोम्निया है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एक बार ज़रूर स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी नींद आए। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, और मैं आपको बताऊँ इसका इग्नोरेंस ऐसा है ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डिजीज़ का, जैसे 20 साल पहले डायबिटीज़ का था।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, दिस वाज रियली एन एनरिचिंग डिस्कशन आज हम लोगों का हो पाया है स्लीप डिसऑर्डर्स को लेकर स्पेशली, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस होता है लेकिन अगेन वही बात है कि कितना ऑथेंटिक है, कितनी मेडिकली प्रूवन हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और हमारे पॉडकास्ट का तो मेन एम ही वही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द शो टिल द एंड। अगर हमारे पॉडकास्ट से जुड़े आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करें, उसके ऊपर हम डॉक्टर को इनवाइट करें, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर।